जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे सीडीपी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जिसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। बिल्कुल भैया, आपको बता दें कि सीटेट परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों आप सभी के लिए जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनको दोस्तों क्लास वाइज क्लास लेके आपके सामने आता रहूँगा। तो बिल्कुल भैया, यहाँ पे आपको बता दें कि पेपर सेकंड का, बिल्कुल यहाँ पे पेपर जो आपका सेकंड है उसका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है भैया, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो होता है वो हर आपके सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं में रिपीट जो हैं किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बिल्कुल भी समय नहीं गवाएंगे और बिल्कुल चलेंगे यहाँ पे पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न भैया बिल्कुल आपके सामने है। उससे पहले आपको यहाँ पे जो है निर्देश आपको पढ़ना है। इसमें क्या दे रखा है, कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, इसमें आपको उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको एकदम सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। कभी कभी आपको किसी प्रश्न में लगेगा कि इसके दो दो ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको आपको चूज करना है। बिल्कुल यहाँ पे पहला प्रश्न है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांकों की ओर का विकास जो है क्या दर्शाता है। विकर्णी विकास के सिद्धांत को, या विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, या सोपानीय विकास के सिद्धांत को। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब यहाँ पे अगर हम बात करें तो शरीर के केंद्रीय भागों से परिधियों या अंग्रांकों की ओर का विकास जो है क्या दर्शाता है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को जो है वो दर्शाता है। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा जो है कितने प्रश्नों के जो जवाब हैं वो बिल्कुल जो है सही हो पा रहे हैं। तो चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पे प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पे प्रमुख स्थान किसका होता है, स्कूली बच्चों का होता है। बिल्कुल भैया, स्कूल के बच्चों को वहाँ पे क्या है, प्रमुखता दी जाती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीजें वहाँ पे होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे, और इसमें पूछा गया है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह की आज्ञाकारिता का, या समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। बिल्कुल भैया, जब आप शिक्षक समूह से जुड़ते हैं और आप अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक जो है वो धारण कर लेते हैं तो आप किस चीज का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो समूह की अनुरूपता, जिस प्रकार से आप समूह है उसी प्रकार से आप भी व्यवहार करें और उसी प्रकार से आपने जो है पोशाक धारण कर रखा है, तो क्या दर्शाता है, समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन जो है कर रहा होता है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे भैया। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में से प्राप्त होती है। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण से प्राप्त होती है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व परिचालक अवस्था, मूर्त परिचालक अवस्था, या औपचारिक परिचालन अवस्था। बिल्कुल भैया, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पियाजे ने विकास के 4 सिद्धांतों को दिया था जो कि यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहले आपकी संवेदी, फिर पूर्व, फिर मूर्त, फिर आपका अनौपचारिक या औपचारिक जो है वो अवस्था यहाँ पे आती है। तो किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा जो है, किसी वस्तु की अस्थायित्व की अवधारणा की अगर बात की जाए तो संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को भैया यहाँ पे देखेंगे। इस अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो है वो किसके संदर्भ में बनाई जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पे बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के तहत जो है उसका निर्माण किया जाता है। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में उसका निर्माण जो है वो किया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न भैया यहाँ पे कि डैश
महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ बच्चों के विकास की बात की जा रही, पूछा जा रहा है कि किस महीने की आयु तक या किस आयु तक के बच्चे जो हैं, अधिकांश बच्चे जो हैं वो शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना जो है शुरू कर देते हैं। 12 से लेके 18, 18 से लेके 24, 24 से लेके 30 या 30 से लेके 36 महीने तक। तो बिल्कुल भैया अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो कितने महीनों के बच्चे जो है छोटे छोटे वाक्यों को जो है बोलना, शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना जो है शुरू कर देते हैं? तो बिल्कुल 18 से लेकर 24 महीने तक के बच्चे। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न भैया यहाँ पे कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी और किसने दी थी? गैल्टन के द्वारा, बीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा या टर्मन के द्वारा? तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा, जिसको आईक्यू बोलते हैं, इस किसके द्वारा इसकी अवधारणा जो है वो दी गई थी? तो बिल्कुल भैया यहाँ बात करें तो स्टर्न के द्वारा ये अवधारणा जो है वो दिया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है और रिपीट भी हो सकता है आपके परीक्षा में। चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित जो है वो माना जाता है। अवधारणा से संबंधित जो है वो माना जाता है किसकी अवधारणा से? द्रव बौद्धिकता से, रवादार बौद्धिकता या अविश्रित सोच या विविध सोच थे? तो सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित जो है माना जाता है किससे? यहाँ पे विविध सोच से। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल भैया आपके सामने है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके द्वारा इसके डैश नियमों के अंतर्गत जो है वो बनाया जाता है। ध्वनि संबंधित, व्याकरणिक या वाक्यात्मक या विभक्ति विषयक? तो किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत जो है वो बनाया जाता है किसके अंतर्गत? ध्वनि संबंधित नियमों के। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? संस्कृति प्रभावित या भाषा निर्धारित या संज्ञानात्मक पक्ष या सामाजिक भाषाई उद्गृत? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया जो है भाषा के द्वारा प्रभावित हो तो बिल्कुल क्या होगा? वो भाषा के द्वारा क्या हो रही है? निर्धारित हो रही है। तो भाषा निर्धारित इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे कि आप अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की गई परिकल्पना का प्रशिक्षण कर रवि उपकरणों की क्या करता है? मरम्मत करता है। तो वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलम विधि का, मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का? तो बिल्कुल क्या कर अपने अनुभव एवं लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत जो है करता है, वह उपयोग करता है क्या? बिल्कुल भैया वह क्या उपयोग कर रहा है? अनुमानी विधि का उपयोग जो है कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिव्या जो है अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारक विधि का, उपलक्ष्य विशेषण विधि का या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का? तो दिव्या करती क्या भैया? अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में जो है बांट लेती है और वह उपयोग क्या कर रही है यहाँ पे? तो बिल्कुल वह जो है यहाँ पे उपलक्ष्य विशेषण विधि का जो है विश्लेषण विधि का उपयोग जो है वो कर रही है। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण जो है समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एवं एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण जो है समाज करता है और यह कथन जो है क्या बता रहा है यहाँ पे? तो बिल्कुल अगर हम इस कथन के बारे में बात करें तो यह कथन जो है लैंगिकता क्या है? एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन या क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर प्रश्नों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि,
आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति का दर्शनी या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि या गणन विधि। तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन या क्रेडिंग संचयन प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं सभी सब? आपको बता दें कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि या गणन विधि है। ठीक है, चलिए भैया आगे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की विधियों का प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए जो कि शिक्षण अधिगम विधियां जो हैं उपयोग की जा रही हैं वो कहाँ कितनी हद तक प्रभावी हैं और उसका मूल्यांकन करने के लिए जो है यहाँ पे आकलन जो है शिक्षकों में सहायता करता है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन पर, समता एवं समान अवसर पर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर, विश्व बंधुता पर। तो समावेशी जो शिक्षा है डैश के सिद्धांत पे आधारित है। किसके आधार पर? समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पे आधारित है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न पे यहाँ पे देखेंगे कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था 1992, 1995, 1999 या 2016। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? तो वर्ष 2016 में लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों और विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों या बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पे विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार जो है विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में क्या हो? प्रशिक्षित हो या निपुण हो। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के लिए, 3 वर्ष से लेकर 18 और आगे चले यहाँ पे तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा कि 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। चलिए भैया अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बता दें आप सभी को कि इसका राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा कि अधिगमकर्ता की सार्वभौमिक संरचना। चलिए आगे चलें और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित हैं। इत्यादि डैश जो है अंतर्निहित में केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान या समायोजन। तो बिल्कुल भैया इस प्रश्न के राइट जवाब की अगर हम बात करें कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जो है जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि जो है डैश में अंतर्निहित है, तो समायोजन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे इसकी अगर हम राइट जवाब की बात करें तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? बिल्कुल मूर्त सोच इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की
विधि को डैश कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, या सटीक शिक्षण, या त्रुटिहीन अनुदेशन? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? विभेदी अनुदेशन। कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ें। और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट जो है चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, या आत्मनिर्भरता, या सामान्यकरण? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे, जजुओं का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, अन्योआश्रित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, या एकीकृत होते हैं। जजुओं का यह मानना था कि संज्ञान या भाव दोनों क्या होते हैं भैया? दोनों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देखकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग जो है कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, या प्रतिरूपण? तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो बिल्कुल इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। क्या? प्रतिरूपण इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चों की समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है चौकस, सतर्क, निवर्तमान, या निरंकुश को? तो बिल्कुल इस क्या करता है भैया? सतर्क। आज के लिए भैया इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।